अनजान चेहरा और टूटा हुआ भ्रम। न केवल देविका हक्की बक्की रह गई, बल्कि आयशा राजपूत भी, जिसकी आंखों में अभी भी झूठे आंसू भरे थे, अपने सामने खड़ी उस लड़की को सदमे से घूरती रह गई। विक्रम चौहान मंजले साहब को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाकर उस लड़की की बांह पकड़ी और उसकी नज़रें सीधे उस लड़की के चेहरे पर टिक गईं। कौन हो तुम? अरे, तुमने अभी अभी मुझे किस किया था? तुम इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें सच में किसी औरत की कद्र करना नहीं आता? जो आदमी अभी अभी उसे इतने प्यार से चूम रहा था, उसने कितनी जल्दी अपना रंग बदल लिया है ना? आयशा ने इस पूरी तरह से अनजान चेहरे को देखा। नंदिनी को रंगे हाथों पकड़ने का उसका सारा रोमांच पल भर में मिट्टी में मिल गया। उसने अपने कुछ घड़ियाली आंसू पोंछे और उस लड़की से सवाल करने लगी। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम यहाँ नंदिनी के गुनाहों पर पर्दा डालने आए हो? मैंने अभी अभी साफ साफ नंदिनी और मंजले साहब को एक साथ देखा था। क्या तुमने उसे यहाँ से भागने में मदद की है? वह साफ तौर पर उससे कड़े सवाल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक नाजुक और बेचारी सी आभा थी। ये किसी भी मर्द के अंदर उस पर तरस खाने की इच्छा जगाने के लिए काफ़ी था। शनाया की बेबाकी, क्या नंदिनी वंदिनी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। उस लड़की ने झल्लाकर कहा। मैं शनाया हूँ, राजवंशी ग्रुप की बेटी। मैं तो बस यहाँ ताज़ी हवा खाने आई थी। किसे पता था कि मैं एक पागल आदमी से टकरा जाऊंगी जो मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती चूमने लगेगा। और अब तुम जैसी पागल औरतें मुझे पकड़कर बदचलन कह रही हैं। मैं भी पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग यहाँ कोई पारिवारिक ड्रामा खेल रहे हो? शनाया अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसने तिरस्कार से कहा, क्या शानदार, व्हाइट लोट्स मासूमियत का नाटक करने वाली पाखंडी औरत है। टच, उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। लेकिन खैर, आज का यह अनुभव काफ़ी अच्छा था। हालांकि विक्रम चौहान थोड़ा प्लेबॉय किस्म का था, लेकिन उसकी किस करने की कला सच में लाजवाब थी। किसी के लिए भी उसका मज़ा लेना बहुत आसान था। ऐसा लग रहा था कि आज वह बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों से मिली है। शुरुआत में वह दावत में कुछ हैंडसम आदमियों के साथ शराब पी रही थी और डांस कर रही थी। तभी अचानक छोटी बहू नंदिनी ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम चौहान खानदान के मंझले बेटे का स्वाद चखना चाहती हो? नंदिनी के उस लहजे में एक बेलगाम सा चुलबुलापन और राजसी रौब था, जिसने न जाने कैसे शनाया को उसका मुरीद बना दिया। ये छोटी बहू नंदिनी सच में बहुत दिलचस्प थी। वह नाम रईसजादियों और अमीर घर की बेटियों से कहीं ज्यादा मज़ेदार थी। बेशक उसने शनाया ने ये प्रस्ताव तुरंत मान लिया। आखिरकार विक्रम चौहान एक बेहतरीन और कातिलाना लुक वाला हैंडसम मर्द था। असल में जब नंदिनी ने पहली बार शनाया को देखा था तो उसने तुरंत पहचान लिया था कि शनाया भी उसी की तरह एक बेखौफ और बुरी, तेज तर्रार लड़की थी। अफरा तफरी और आयशा की बौखलाहट। लेकिन अब आखिर यहाँ चल क्या रहा था? वहाँ मौजूद लगभग हर कोई हक्का बक्का था। लानत है, क्या अभी तूने मुझे थप्पड़ मारा था? शनाया को अचानक याद आया कि उस अफरा तफरी के बीच किसी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा था। उसने आयशा के कपड़े बड़ी बेदर्दी से पकड़ लिए। क्या वो तू ही थी? नहीं, मैंने अभी अभी साफ तौर पर नंदिनी और मंजले साहब को किस करते हुए देखा था। ये कैसे हो सकता है? आयशा पूरी तरह से बौखला गई थी। इस औरत ने बिल्कुल नंदिनी जैसा ही सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। फिर इसका चेहरा अचानक एक अनजान औरत में कैसे बदल गया? ये नामुमकिन है। श्रीमती चौहान का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सख्त आवाज़ में हुक्म दिया, आयशा राजपूत, बेहतर होगा कि आज तुम मुझे इस सब का एक सही और पुख्ता जवाब दो। आयशा हकलाने लगी। असली रानी की वापसी। यहाँ क्या चल रहा है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? अचानक पीछे से आई नंदिनी की शांत आवाज़ ने सबको चौंका दिया। वह बड़ी शालीनता से भीड़ को हटाते हुए उनकी ओर चली आई। उसके चेहरे पर उलझन और हैरानी के भाव थे। माँ जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत देखकर श्रीमती चौहान के दिल को आखिरकार तसल्ली मिली। तुम अभी कहाँ गई थीं? अभी। नंदिनी ने भीड़ के बीच अपनी सगी बहन आयशा को कांपते हुए खड़ा देखा। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वह कितनी बेचारी लग रही थी। नंदिनी की आंखों में एक आधी सच्ची और शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए बड़े ही मासूम लहजे में कहा, अभी मेरे कपड़ों पर थोड़ी सी रेड वाइन गिर गई थी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में गई थी और एक नई ड्रेस पहनकर आई हूँ। विक्रम की उलझन और सच्चाई का एहसास। कपड़े बदल लिए? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इसके अलावा शनाया ने बिल्कुल नंदिनी जैसी ही सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी। वरना आयशा इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती थी कि पेड़ के नीचे जो लड़की थी वो नंदिनी ही है? विक्रम चौहान मंजले साहब ने अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे ध्यान से याद किया। भले ही आसमान में थोड़ा अंधेरा था, लेकिन उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती थी।
एक मिनट रुको। जब उसे याद आया कि उस नंदिनी असल में शनाया ने अभी अभी अपना आधा ही चेहरा दिखाया था, तो एक खास एंगल से देखने पर सच में दोनों में कोई खास फर्क नहीं लग रहा था। ऊपर से वही शाही आभा और वैसी ही ड्रेस, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी के लिए इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद वह खुद ही उसका मोहरा बन जाएगा। विक्रम चौहान के होठों पर एक सर्द और शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने सच में नंदिनी को कमा का था। उसने इतने कम समय में ही पूरी बाजी पलट कर रख दी थी। जाह्नवी का तमाशा और जहरीले इल्ज़ाम। नंदिनी राजपूत, झूठ बोलना बंद करो। तुम साफ तौर पर अभी मेरे मंझले भाई पर डोरे डाल रही थीं। आंटी, इस बदचलन औरत की बात का यकीन मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से नंदिनी और मंझले भाई को चूमते हुए देखा था। जाह्नवी चौहान एक तरफ से पागलों की तरह चिल्लाए। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां शहर के कितने सारे रसूखदार लोग मौजूद थे। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ और भी तेज़ कर ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी बात सुन सकें। इस शनाया को पक्का नंदिनी ने ही अपने साथ मिला लिया होगा। आंटी, आप तो जानती ही हैं कि नंदिनी हमेशा से एक बेलगाम और बदचलन औरत रही है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसने चुपके से मंझले भाई को फंसा लिया हो। जब सही वक्त आएगा तो चौहान खानदान को बस इस औरत के किसी नाजायज़ बच्चे को पालने का इंतज़ार करना होगा। अब भी जाह्नवी किसी पागल कुत्ते की तरह नंदिनी को काटना चाहती थी। वहां इतने सारे लोग मौजूद थे और जाह्नवी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती थी। बेशक इस सब के पीछे आयशा राजपूत का ही शातिर दिमाग था। शनाया की फिक्र और नंदिनी का पलटवार। नंदिनी की आंखों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक बर्फीली और जानलेवा ठंडक ने ले ली। शनाया एक तरफ खड़ी थी और उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे चौहान खानदान जैसी खौफनाक जगह पर एक अकेली औरत नंदिनी की किस्मत को लेकर एक अजीब सी चिंता हो रही थी। अगर उसमें खुद को बचाने की काबिलियत नहीं होगी तो ये घटिया लोग यकीनन उसे जिंदा निगल जाएंगे। क्या उसके पति को उसकी जरा भी परवाह नहीं है? तभी नंदिनी ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे जाह्नवी की तरफ चल दी। उसके राजसी और खौफनाक रौब ने सबको चौंका दिया। जाह्नवी उसकी आंखों की उस ठंडक से इतनी डर गई कि वह बुरी तरह घबरा गई, और अगले ही पल पड़े उस जोरदार थप्पड़ ने उसके होश पूरी तरह से उड़ा दिए। चटाक, बहुत हो गया जाह्नवी चौहान। मेरा पति, चौहान खानदान और मेरा तुम जैसी एक नाजायज़ बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इस घर में अपनी हैसियत याद रखो। जाह्नवी जोर से चीखी। किसी पागल औरत की तरह वह नंदिनी पर झपटना चाहती थी, लेकिन विक्रम चौहान ने उसे कसकर पकड़ लिया। इतने सारे लोगों के सामने उसे सरेआम नाजायज़ बेटी कहे जाने पर जाह्नवी को लगा कि उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई है। देविका की बेशर्मी और अफवाहों का बाजार। जाह्नवी का चेहरा दर्द से जल रहा था और उसने अपने गले में घुटती हुई चीख को दबाया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह नंदिनी को जिंदा फाड़ खाएगी। नंदिनी राजपूत, मेरा बड़ा भाई रणवीर तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह आयशा दीदी से प्यार करता है। मैं तुझे बता दूं, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुझे मेरे भाई का दिल कभी नहीं मिलेगा। मेरे भाई ने हमेशा से सिर्फ आयशा दीदी को चाहा है। बेशक देविका ने जाह्नवी की इन बातों का पूरा समर्थन किया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। आयशा इतनी काबिल और बेहतरीन है, भला कौन सा मर्द उसे पसंद नहीं करेगा। और यह नंदिनी बिना प्यार वाली इस शादी से चिपकी हुई है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। आज के समाज में इसके और एक रखेल के बीच क्या ही फर्क रह गया है। अगर तू जितनी जल्दी इसे छोड़ देगी उतनी ही जल्दी तू अपनी बची खुची इज्जत बचा पाएगी। देविका की सोच हमेशा की तरह घटिया और बेशर्मी से भरी थी। आयशा राजपूत चेहरे पर एक मासूमियत का नकाब ओढ़े जाह्नवी के बगल में खड़ी थी। उसने इन बातों का खंडन करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। जाह्नवी की बात खत्म होते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे के भाव बदल गए। यह अफवाह तो पहले से ही थी कि रणवीर चौहान अपनी असिस्टेंट छोटी बहू की बड़ी बहन को पसंद करता है। इस तरह की अजीब शादी और इन तीनों के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते के साथ छोटी बहू नंदिनी को अपना ये रुतबा बनाए रखने में यकीनन बहुत मुश्किल हो रही होगी। रणवीर की खौफनाक एंट्री और वो गहरी खामोशी। अचानक उस भीड़ के बीच से एक रास्ता अपने आप खुलने लगा। तूफान के केंद्र में खड़े उन चंद लोगों ने अनजाने में उस तरफ देखा। आसपास की धुंधली रोशनी उस ऊंचे और गठीले शरीर पर पड़ रही थी, जिससे धीरे धीरे किसी देवता जैसी उसकी खौफनाक और जादुई छवि उभरकर सामने आ रही थी। वह राजसी, सर्द और बेहद खतरनाक लग रहा था। वह अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था, कदम दर कदम, और सीधे नंदिनी की तरफ चला आ रहा था। नंदिनी को अचानक लगा कि पूरी दुनिया जैसे पल भर में एकदम शांत हो गई है। वह सिर्फ इस आदमी को और उसके पीछे खिले उन जंगली डेजी के फूलों को ही देख पा रही थी। राजसी खौफ और एक खामोश एंट्री। रणवीर चौहान को सामने देखकर जाह्नवी चौहान के चेहरे की वह घमंडी मुस्कान वहीं जम गई और वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई।
अपने बड़े भाई के करीब आने से पहले ही उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक और ठंडी सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। यहाँ तक कि पास खड़ा विक्रम चौहान मंझला साहब भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नंदिनी राजपूत की शांत आंखों में आखिरकार एक हलचल दिखाई दी। रणवीर के सधे हुए कदम जमीन पर पड़ रहे थे और इस गहरी खामोशी में उसके चमड़े के जूतों की आवाज़ कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हर कदम वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर पड़ रहा हो। रणवीर एक ऐसा इंसान था जिसका राजसी रौब बहुत भारी था। उसकी हर एक हरकत किसी फिल्म के स्लो मोशन सीन की तरह लग रही थी। वह इतना कातिलाना लग रहा था कि किसी का भी दिल जोरों से धड़कने लगे। उसने धीरे से अपने ट्राउजर की जेब से हाथ बाहर निकाला। वह लंबा, गठीला और बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके सधे हुए कदम बगीचे की सीढ़ियों पर उतरे, लेकिन उसकी नज़रें लगातार नंदिनी की नज़रों से उलझी हुई थीं। उसकी निगाहें इतनी गहरी और रहस्यमयी थीं कि किसी के लिए भी उनमें छिपे भावों को पढ़ पाना या अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। आसपास से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और सबका पूरा ध्यान सिर्फ उन दोनों पर टिका था। माहौल एक बार फिर से बहुत नाजुक हो गया था। अनदेखी और औरतों के ताने। रणवीर। आयशा राजपूत ने रणवीर को करीब आते देखा। जैसे ही वह भीड़ को गुमराह करने के लिए कुछ कहने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि वह रणवीर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बेहद बेरुखी से उसके पास से गुजर गया। चौहान साहब का ये रवैया बिल्कुल साफ था। हर कोई हैरान रह गया, लेकिन वे तुरंत सब कुछ समझ गए। वहां मौजूद रईस औरतें तुरंत गॉसिप करने लगीं और उन्होंने जाह्नवी और आयशा पर तानों की बौछार शुरू कर दी। अरे, क्या इस जाह्नवी चौहान ने नहीं कहा था कि चौहान साहब आयशा राजपूत से प्यार करते हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपनी भाभी को इस तरह धोखा देने में दूसरों की मदद करना, यकीनन इसकी परवरिश किसी रखेल माँ ने ही की होगी। खुद किसी का आदमी नहीं चुरा पाए तो दूसरों का आदमी चुराने में मदद करने लगी। ये सुनकर जाह्नवी चौहान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बिल्कुल सही कहा, ये तो बड़ा मजाकिया है। ज़रूर कुछ लोग असिस्टेंट के पद पर रहकर बेचैन हो रहे होंगे और अपनी ही बहन के पति के ख्वाब देख रहे होंगे, है ना? तच, कितनी बेशरम है ये। दूसरों के पतियों पर डोरे डालने वाली ये चुड़ैलें न जाने कब सुधरेंगी। जलन और एक अलग ही एहसास। जिस पर रणवीर आयशा के पास से गुजरा और सीधा नंदिनी की तरफ गया, आयशा ने अनजाने में अपना निचला होंठ काट लिया और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द रेंगने लगा। मैं कभी भी खुद को उसकी आंखों में क्यों नहीं देख पाती? वह बचपन से ही नंदिनी से हर चीज़ में बेहतर रही थी। ये स्वाभाविक था कि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ उसी के हिस्से में आनी चाहिए थीं। ये पहली बार था जब उसे अपनी ही छोटी बहन से इतनी भयानक जलन हो रही थी। नंदिनी ने ध्यान से उसे अपनी तरफ आते हुए देखा। उसे वो अनगिनत पल याद आ गए जब वह उसकी सबसे शर्मनाक और मुश्किल स्थितियों में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। ऐसा लगता था मानो हर बार वह बिल्कुल सही वक्त पर उसकी दुनिया में दाखिल होता था। उस पल उसने खुद से यह बात कबूल की कि वह सच में उससे एक अलग ही तरीके से प्रभावित थी। लानत है, चौहान साहब इतने हैंडसम हैं, लेकिन वो किसी और के पति हैं। शनाया को लगा कि उसकी जलन उसे पूरी तरह से पागल कर देगी। उसे लगा मानो वह किसी आइडल ड्रामा का लाइव शो देख रही हो। नायक और नायिका दोनों के दिलों में एक जैसी ही धड़कनें थीं, लेकिन वे एक दूसरे को लेकर बहुत सतर्क भी थे। कसम से, ये दोनों सच में एक बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। सरेआम इकरार। वह ये सोच ही रही थी कि रणवीर नंदिनी के पास पहुंच गया और उसने सबकी नज़रों के सामने सरेआम उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। हनी, पत्नी जान, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी लौट आओगी, फिर इतनी देर क्यों लगा दी? भले ही नंदिनी जानती थी कि वह उसका बचाव करने वाला है, चूंकि वह बहुत सख्त था, लेकिन अपने लोगों को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव था, लेकिन फिर भी वह थोड़ी हैरान थी कि उसने उसका बचाव करने के लिए इतना गहरा और प्यार भरा रवैया क्यों अपनाया। सबसे अहम बात तो ये थी कि उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे सरेआम अपनी पत्नी मानकर संबोधित किया था। अब उसे क्या जवाब देना चाहिए? रणवीर ने उसकी प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने उसके हल्के से अकड़े हुए शरीर को बड़े ही प्यार और अधिकार से अपनी बाहों में कस लिया। नंदिनी का पूरा शरीर उसके शरीर से सट गया था और वह उसकी मजबूत गिरफ्त में कैद थी। सरेआम इकरार और धड़कते दिल। ये पहली बार था जब वह किसी बाहरी इंसान के सामने इतने प्यार और अधिकार से पेश आ रहा था। वैसे एक औरत को अपनी बाहों में भरने में वह इतना माहिर कैसे था? नंदिनी राजपूत के हाथों ने अनजाने में ही उसके कंधों को पकड़ लिया और वह वहीं सुन्न पड़ गई। रणवीर का चेहरा इतने करीब था कि उसके तराशे हुए होंठ लगभग नंदिनी के होंठों को छू रहे थे। भले ही यह इंसान स्वभाव से ठंडे खून वाला बेरहम था, लेकिन उसके दिल की धड़कन और उसके शरीर की तपिश बहुत ही असली थी। शनाया, जो अभी अभी उनके रिश्ते की नई फैन बनी थी, उसे लगा मानो यह नज़ारा बहुत ही मीठा और प्यारा हो। अपने बेटे और बहू को सरेआम इस तरह अपना प्यार जताते देख श्रीमती चौहान बहुत खुश थीं। उन्होंने थोड़ा असहज होने का नाटक करते हुए खांसा और कहा, ठीक है, चूंकि यह सब बस एक गलतफहमी और तमाशा था, इसलिए अब हर कोई जा सकता है।
चूंकि श्रीमती चौहान ने ऐसा कह दिया था, इसलिए मेहमानों को स्वाभाविक रूप से अपनी मेज़बान की बात माननी ही पड़ी। आयशा की बौखलाहट और झूठे इल्ज़ाम। हालांकि देविका और आयशा राजपूत इस बात को कैसे मान सकती थीं? वहां इतने सारे लोग मौजूद थे और उन्हें आखिरकार नंदिनी के खिलाफ एक छोटा सा सबूत मिल ही गया था, भले ही वो गलत साबित हुआ। खासकर जब आयशा ने श्रीमती चौहान की उस घृणा भरी नज़र के बारे में सोचा जो उन्होंने अभी अभी उसे दी थी। उसे लगा कि अगर उसने अभी अपना सारा जोर नहीं लगाया तो भविष्य में उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नंदिनी, क्या तुमने आज जानबूझकर मुझे और माँ को फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया था? वरना शनाया ने बिल्कुल तुम्हारे जैसा गाउन क्यों पहना हुआ था और वह मंजले साहब को किस क्यों कर रही थी? आयशा बहुत थकी हुई और बेचारी लग रही थी। देविका ने उसे उठने में मदद की। आयशा के उस मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखकर विक्रम चौहान को उस पर तरस आ गया। वह चलकर आयशा के बगल में जा खड़ा हुआ। साफ था कि वह उसका साथ देने की योजना बना रहा था। विक्रम का ये रवैया देखकर आयशा अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। जाल बिछाना। नंदिनी रणवीर की मजबूत बाहों में सिमट गई और उसके होठों के किनारे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। दीदी, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि मैं कपड़े बदलने ऊपर गई थी। मुझे सच में नहीं पता कि आप लोग क्या साजिश रच रहे हैं। और अगर मैंने सच में अपने देवर के साथ धोखा किया भी होता तो एक माँ के रूप में उनकी देविका की पहली प्रतिक्रिया अपनी बेटी को रोकने और डांटने की होनी चाहिए थी। इसके बजाय उन्होंने सीधे जाकर मेरी सास को मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए बुला लिया। दीदी, आपको क्या लगता है कि कौन किसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? नंदिनी, नाटक करना बंद करो। आयशा जानती थी कि नंदिनी की जुबान बहुत तेज है, इसलिए उसने सवाल को टालने की कोशिश की। तुमने पक्का शनाया के साथ मिलकर साजिश रची होगी, वरना हम उसे देखकर धोखा कैसे खा सकते थे और हमारा इतना बड़ा तमाशा कैसे बन सकता था? नंदिनी का करारा पलटवार और लोगों की फुसफुसाहट। ओह, तो उसके पहने हुए कपड़ों की वजह से आपको ये गलतफहमी हुई कि विक्रम को चूमने वाली लड़की में ही थी। नंदिनी ने बात घुमाई और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कपड़े देखते ही आपने तुरंत मान लिया कि मैं विक्रम के साथ कोई चक्कर चला रही हूँ। आप मुझे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए लोगों की भीड़ तक ले आईं। आप दोनों कितनी शिद्दत से चाहती थीं कि मैं अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ी जाऊं। कोई सगी माँ ऐसी कैसे हो सकती है? आसपास खड़े लोग मानो नंदिनी की बात का असली मतलब समझ गए थे और उन्हें यह सब बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा था। कोई भी माँ अपनी ही बेटी की इज्जत उछालने के लिए इतनी उतावली कैसे हो सकती है? लोगों को गुमराह करना बंद कर। देविका ने जब देखा कि उसकी लाडली बेटी से नंदिनी आक्रामक तरीके से सवाल जवाब कर रही है तो वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। मनहूस लड़की, शनाया ने तेरे जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? नंदिनी ने अपनी बाहें उठाईं और बेरुखी से जवाब दिया, मुझे मत बताइए कि अब हर किसी को एक जैसी ड्रेस पहनने की मनाही है। बिल्कुल सही, क्या मुझे छोटी बहू जी जैसी ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं है? शनाया ने अपने हाथों को कमर पर रखा और देविका और उसकी बेटी को जमकर फटकार लगाए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। भले ही देविका जानती थी कि नंदिनी सच्चाई को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उससे बहस नहीं कर सकी। भले ही नंदिनी अपनी इस मां को नापसंद करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि देविका सच में आयशा को उसकी इज्जत सरेआम नीलाम करने देगी। अगर वह सच में एक बदचलन औरत साबित हो जाती तो इससे देविका को क्या फ़ायदा होता? भले ही देविका का रेप हुआ था और उसके बाद ये बच्ची नंदिनी पैदा हुई थी, लेकिन वह बच्ची तो निर्दोष थी। फिर भी देविका ने अपना सारा गुस्सा और अपनी सारी नफरत सिर्फ उस पर ही निकाली थी। तू मनहूस लड़की, मुझे और आयशा को इस तरह फंसाने के लिए यह बात अभी तेरे लिए खत्म नहीं हुई है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देविका ने बौखलाते हुए कहा। खौफनाक बददुआ और बेनकाब चेहरे, तुम्हारे जितना नीच और कौन हो सकता है? नंदिनी राजपूत की आवाज़ अचानक तेज हो गई, जिससे देविका के कान सुन्न पड़ गए। उसे सदमे से उबरने में कुछ सेकंड लगे। इस पूरे तमाशे को देखने के बाद वहां मौजूद हर कोई समझ गया कि नंदिनी का आयशा पर ताना मारने का असली मतलब क्या था। उन सभी ने आयशा और देविका पर तिरस्कार भरी नजरें डालीं। एक जहरीली बहन और एक जहरीली माँ। छोटी बहू सच में कितनी बदनसीब है कि उसे ऐसी घटिया बहन और माँ मिली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आयशा घबरा गई। वह अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन नंदिनी ने बड़े ही कोमल लहजे में कहा, बहुत बढ़िया। अगर तुमने मुझे फंसाने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है तो तुम्हारी कसम उस बंसल परिवार की बहू जैसी हो जाए। भविष्य में जब तुम गर्भवती होगी तो कोई तुम्हें तब तक लात मारेगा जब तक कि तुम्हारा बच्चा न गिर जाए और तुम जिंदगी भर के लिए बांझ न हो जाओ। उसका लहजा साफ तौर पर बहुत कोमल था, लेकिन असल में यह एक बेहद खतरनाक और आक्रामक वार था। बंसल परिवार की बहू को लात मारकर बांझ बना दिए जाने की खबर पहले ही पूरे आनंद नगर में फैल चुकी थी। आयशा चाहे नाटक करने में कितनी भी माहिर क्यों न हो, उसमें खुद को ऐसी खौफनाक बद्दुआ देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। भीड़ ने आयशा की यह घबराई हुई और खामोश प्रतिक्रिया देखी और उनकी आंखों में उसके लिए तिरस्कार और भी गहरा हो गया।
श्रीमती चौहान ने एक बर्फीली हंसी हंसी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अचानक दिखाया गया बड़प्पन ऐसे एहसान फरामोश लोगों को घर ले आएगा। देविका, आयशा, मैं सिर्फ नंदिनी की खातिर तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। अब इसी वक्त मेरी हवेली से दफा हो जाओ। देविका का पागलपन। श्रीमती चौहान, आप इसके झांसे में मत आइए। देविका पागलों की तरह झपटी और उसने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। श्रीमती चौहान आग बबूला हो उठी और उन्होंने सख्त लहजे में उसे फटकारा, देविका, नंदिनी का हाथ छोड़ो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक यह आयशा से माफ़ी नहीं मांग लेती। देविका गुस्से में अपनी सारी समझदारी खो चुकी थी। आयशा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसने देविका को रोकने की कोशिश की लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेकाबू माँ को अब और नहीं रोक सकती। माँ सच में बहुत बेवकूफ़ है। इतने सारे लोगों के सामने वह यकीनन मेरी इज्जत का तमाशा बना रही है। आयशा, मुझे मत रोक। नंदिनी, उसकी यह मनहूस बेटी, उसे हमेशा एक बहुत ही खौफनाक और घिनौने अतीत की याद दिलाती थी। मनहूस लड़की, जल्दी से सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने अपने देवर के साथ चक्कर चलाया है और जानबूझकर मुझे और आयशा को शर्मिंदा करने के लिए ये जाल बिछाया है। अभी के अभी आयशा से माफ़ी मांग। देविका दहाड़ी, क्या ये औरत पूरी तरह से पागल हो गई है? खूंखार असुर का कहर और फैसला। रणवीर चौहान का चेहरा तुरंत स्याह पड़ गया और उसकी हड्डियां कंपा देने वाली सर्द नज़रें देविका पर पड़ीं। उसके पूरे शरीर से नरक के किसी खूंखार असुर जैसी बर्फीली आभा निकल रही थी। रणवीर की उन दो बर्फीली नज़रों को महसूस करके देविका का शरीर कांप उठा। उसके हाथों की पकड़ अचानक कमज़ोर पड़ने लगी। रणवीर ने देविका से कुछ कहने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने बस अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और देविका की उंगलियों को एक एक करके बेदर्दी से मरोड़ दिया। कड़क, एक भयानक आवाज़ के साथ देविका को लगा मानो उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया हो। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उस औरत देविका की दर्दनाक चीख के साथ ही नंदिनी का कसा हुआ हाथ आज़ाद हो गया। वह इस औरत को दोबारा देखना भी नहीं चाहती थी। ये सब बहुत ही घिनौना था। अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ। रणवीर की खौफनाक आवाज़ गूंजी। हर किसी की नज़र आयशा और उसकी मां की ओर मुड़ गई और माहौल एक बार फिर मुर्दों सा खामोश हो गया। अब और किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। रणवीर चौहान के ठंडे शब्दों ने पहले ही आयशा और देविका की किस्मत का फैसला कर दिया था। रणवीर के इन खौफनाक शब्दों से देविका की नींद अचानक उड़ गई और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ये तो सच में मौत को दावत देना था। आयशा ने तो अभी तक अपनी कोई बड़ी चाल चली भी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें सच में चौहान खानदान से धक्के मारकर निकाला जाने वाला था। रणवीर चौहान ने इससे पहले कभी घर के इन छोटे मोटे मामलों पर ध्यान नहीं दिया था और यह पहली बार था जब उसने बाहरी लोगों को सरेआम घर से बाहर निकालने का हुक्म दिया था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पहले से ही मुस्तैद खड़े कुछ सुरक्षाकर्मी बिना कोई भाव दिखाए उनकी ओर बढ़ने लगे और देविका इतनी डर गई कि वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगी। रणवीर का खौफनाक फैसला। चौहान साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नंदिनी की माँ हूँ। देविका का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था और वह बुरी तरह घबरा गई थी। वह दौड़कर रणवीर चौहान के पीछे भागी, लेकिन अब वह रणवीर के कपड़ों का एक कोना भी छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस पल उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह रणवीर चौहान को उसके नाम से पुकार सके। वह उसे सिर्फ चौहान साहब कहकर ही इतने अनजाने और खौफदा लहजे में पुकार सकती थी। तुम माँ शब्द कहलाने के लायक नहीं हो। वह मेरी पत्नी है। चूंकि तुम्हें मेरी पत्नी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में भी नहीं देखना चाहता। रणवीर का एक एक शब्द इतना बर्फीला और सख्त था कि किसी को भी इसके आगे कुछ बोलने या दखल देने की हिम्मत नहीं हुई। देविका इतनी डर गई कि उसने श्रीमती चौहान का हाथ पकड़ लिया। वह उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी और रहम की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन पास खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक दिया। श्रीमती चौहान उसे गहरी घृणा से देख रही थीं। मुझे नंदिनी से नफरत नहीं है। मैंने ही उसे जन्म दिया है। मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। देविका इतनी घबरा गई थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी। अब उसमें अपना पहले जैसा घमंड दिखाने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। नंदिनी का तीखा तंज और सरेआम बेइज्जती। हाँ, आपको डर था कि मैं कुछ गलत करूंगी। नंदिनी ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। आपने मेरे जैसे कपड़े पहने एक औरत को विक्रम को चूमते हुए देखा और आपने मुझे सरेआम ये कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि मैंने अपने पति को धोखा दिया है। आपने यह मानने से इनकार कर दिया कि आपके दिमाग में ही गंदगी भरी है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आप अपनी लाडली बेटी की तरह फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगीं। अब जब आपकी सारी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई है, तो क्या आप खुश नहीं हैं? अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर एक नकाब जरूर पहन लेना। नंदिनी का लहजा पूरी तरह से तानों से भरा था। आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ता देख उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी।
वहाँ मौजूद हर इंसान देविका और आयशा को और भी ज्यादा हिकारत और तिरस्कार भरी नज़रों से देखने लगा। नहीं, मैं बीमार हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। चौहान साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, देविका ने आखिरी कोशिश की। लेकिन किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक अजीब सा सुकून। रणवीर, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। नंदिनी को सच में थोड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह शारीरिक कमजोरी थी या मानसिक थकान। अगर उसे उसके शरीर से इतनी मजबूती से न पकड़ा गया होता तो शायद वह अब तक जमीन पर गिर चुकी होती। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह इंसान वह था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। बेशक उसके जैसा बेरहम और सर्द इंसान जरूरी नहीं कि उस पर कोई ध्यान दे। उसने आज पहले ही उसकी बहुत मदद कर दी थी। जैसा कि लोगों ने कहा था, यह इंसान सच में अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। तुम्हें बाकी लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी गहरी और भारी आवाज़ बगल से गूंजी। ये बहुत ही सुकून देने वाली और मादक थी। इस पल ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया शांत हो गई हो। उन्हें परेशान करने वाला और कोई नहीं था। उस पल नंदिनी का मानसिक बचाव मानो पूरी तरह से ढह गया था। उसके दिल की गहराइयों से एक अजीब सी भावना पनप रही थी और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। जब भी वह अपनी सबसे बेबस और दयनीय हालत में होती है तो वह हमेशा क्यों सामने आ जाता है। शायद भविष्य में वह चाहे जहां भी हो या कोई भी उसके साथ हो, वह प्यार से मिलते जुलते इस एहसास को कभी नहीं भूल पाएगी। रणवीर चौहान उसकी इस वक्त की भावनाओं को कैसे महसूस नहीं कर पाता। शायद इस वक्त वह अपने सबसे असली रूप में थी। उसकी जो आंखें पहले एकदम ठंडी थीं, उनमें अब भावनाओं की एक हल्की सी झलक थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी लंबी उंगलियों से उसकी आंखों और उसके चेहरे को सहलाया। नंदिनी ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। गनीमत थी कि वह रोई नहीं। उसने फिर से अपने हाथ आगे बढ़ाए और नंदिनी के पूरे शरीर को अपने मजबूत सीने से लगा लिया। आयशा की टूटी उम्मीदें। हालात यहाँ तक पहुँचने के बाद आयशा पहले ही गहरी निराशा में डूब चुकी थी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यहाँ तक कि रणवीर ने भी उन माँ बेटी को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया था। इतने सारे लोगों के सामने उसे हवेली से बाहर निकाले जाने का हुक्म दिया गया था। वह महान सुंदरी, जिसने पहले इस अपर क्लास समाज में अपार शोहरत बटोरी थी, अब अपनी सारी इज्जत और शान खो चुकी थी। आयशा खुद को उस आदमी को देखने से नहीं रोक पाई जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। हालांकि उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसके दिल को और भी बुरी तरह तोड़ दिया। रणवीर ने नीचे झुककर नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। वह इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि उसे कहीं चोट न लगे। माँ, मैं इसे आराम करने के लिए ऊपर ले जा रहा हूँ, रणवीर ने श्रीमती चौहान से कहा। रणवीर चौहान को बाकी लोगों की प्रतिक्रिया या उनकी सोच की कोई परवाह नहीं थी। वह बस अपने पीछे अपनी एक ठंडी और राजसी परछाई छोड़ता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हवेली से निष्कासन और शांतिताई का तिरस्कार। ठीक है, जल्दी जाओ। अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना। नंदिनी की बेचैनी देखकर श्रीमती चौहान का दिल पसीज गया। आयशा राजपूत का रोता हुआ चेहरा देखकर विक्रम चौहान को इतनी खूबसूरत लड़की पर तरस आ रहा था। हालांकि रणवीर चौहान के सामने उसके लिए कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े और देविका को चौहान हवेली से धक्के मारकर बाहर खदेड़ने लगे, मानो कोई मुर्गी को टांग कर ले जा रहा हो। एक बेटी के रूप में आयशा केवल उनके पीछे पीछे ही चल सकती थी। उन्होंने आयशा को इससे पहले कभी इतनी दयनीय हालत में नहीं देखा था। हमने अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया है। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। देविका को अपनी इस गहरी निराशा में अचानक ये बात याद आई और वह पागलों की तरह छटपटाने लगी। शायद अभी भी कोई मौका हो। अगर वह एक बार फिर श्रीमती चौहान के सामने गिड़गिड़ाए तो शायद वे उसे रुकने दें। श्रीमती देविका, मैंने आपके लिए आपका सारा सामान पैक कर दिया है। शांतिताई भीड़ के बीच से बाहर आई। उनका चेहरा तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पीछे खड़े नौकरों को देविका और उसकी बेटी का सामान उनके पैरों पर फेंकने का इशारा किया। देविका के कांपते होंठ कुछ बार फड़के, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। श्रीमती देविका, मिस आयशा, कृपया बाहर तशरीफ ले जाएं। सुरक्षाकर्मियों ने कृपया शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन असल में वे उन्हें बेरहमी से बाहर धकेल रहे थे। आयशा बेबसी से देविका के पीछे पीछे बाहर निकल गई। चूंकि वह उन आदमियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे लगभग दौड़ना पड़ा। वह अपनी उस महंगी ड्रेस को बदल भी नहीं सकती थी, जो अब पसीने से चिपचिपी और खराब हो चुकी थी। उन माँ बेटी को हवेली से बाहर निकाले जाने के बाद शांतिताई ने हिकारत से उनके पीछे थूका। आयशा हमेशा दूसरों के सामने बहुत ही शानदार और हसीन बनकर रहती थी, लेकिन ये पहली बार था जब इतने सारे लोगों ने उसे इतनी नीची नज़रों से देखा था। वह पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उन दोनों पनौतियों को बाहर निकाल दिया गया।
श्रीमती चौहान और शांतिताई ने राहत की सांस ली और उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दावत का सिलसिला और जाह्नवी का गुस्सा। मुझे खेद है, अभी एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी जिसे हमने सुलझा लिया है। कृपया आप लोग अपनी दावत का आनंद लें। बगीचे में लौटने के बाद श्रीमती चौहान ने अपने शाही मिजाज को पूरी तरह से प्रदर्शित किया और मेहमानों का स्वागत करना जारी रखा। वे सभी समाज के रसूखदार लोग थे जो ऐसी कई आंधियां और तूफान देख चुके थे। उन रईस मेहमानों को सामान्य होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर में माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। जाने से पहले श्रीमती चौहान ने जाह्नवी चौहान को घूरते हुए कहा, आज रात अपने किए की कोई ठोस सफाई सोचकर रखना, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैं श्रीमती चौहान ने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और गुस्से से घूरते हुए वहां से चली गईं। उन्हें जाते देख जाह्नवी की आंखों में बेबसी और जहरीली नफरत भर गई। साफ था कि इस पूरे मामले में मंझले भाई विक्रम का भी पूरा हाथ था, लेकिन आंटी श्रीमती चौहान ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह उनका अपना सगा बेटा था। वह सच में कितनी बदनसीब थी कि उसने एक रखेल की कोख से जन्म लिया था। नरमी की छुअन और धड़कता दिल। दूसरी तरफ नंदिनी को रणवीर चौहान अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले गया और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। जब उसे बिस्तर की नरमी महसूस हुई तब जाकर वह पूरी तरह अपने होश में आई। वह बिस्तर पर लेटी रही और उसे अपनी ठुड्डी तक कंबल ओढ़ाते हुए देखती रही। कमरे की रोशनी में उसका रणवीर का चेहरा और भी ज्यादा राजसी और खौफनाक लग रहा था। उसके चेहरे की रूपरेखा बहुत ही गठीली और आकर्षक थी। तो क्या ऐसे इंसान का भी कोई नर्म और सौम्य पहलू होता है? ऐसा लग रहा था मानो अनजाने में ही उसने उसके साथ कुछ अलग और खास बर्ताव किया हो। हालांकि नंदिनी को अभी भी इस बात का पूरा यकीन नहीं था। उसे पढ़ पाना और समझना हमेशा से ही बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी को झूठे सपने देखने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया था। नंदिनी का दिल पहले ही जख्मों से छलनी था और अब उसमें अपनी भावनाओं के साथ कोई और जुआ खेलने की हिम्मत नहीं बची थी। वह कभी भी अपनी असली माँ की तरह नहीं बनेगी, जो एक तरफा चाहत में किसी से प्यार कर बैठी थी और अंत में घुट घुट कर और तड़पते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ये दावत बहुत ही उबाऊ है और तुम्हारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है? नंदिनी ने अब उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी लंबी पलकें झपकीं और उसकी आंखों के नीचे एक हल्की सी परछाई पड़ गई। हाँ, ये सच में बहुत उबाऊ थी, लेकिन तुम यहाँ थीं। इस एक छोटे और सीधे से वाक्य में मानो अनगिनत गहरे राज और अर्थ छिपे थे। दिल की धड़कनें और अनकहे जज्बात। इन सीधे सादे शब्दों ने नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। लानत है, यह आदमी तो फ्लर्ट करने में माहिर है। नंदिनी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और पल भर के लिए निःशब्द रह गई। वह उससे ये तो नहीं पूछ सकती थी कि क्या उसने सच में उसके साथ कुछ अलग और खास बर्ताव करना शुरू कर दिया है। उनके जैसे रसूखदार और ऊंचे तबके के लोगों के लिए शादी और औरतें हमेशा उनकी जिंदगी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हुआ करती थीं। वह ये बात हमेशा से जानती थी, इसलिए उसने कभी खुद को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। रणवीर चौहान अपनी पत्नी की मदद करने के लिए आगे आया था और उसने किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह पहले से ही बाकी सभी लोगों से कहीं बेहतर था। सोने से पहले दूध का ये गिलास पी लेना, रणवीर ने कहा। ठीक है, तुम पहले जाकर नहा सकते हो, नंदिनी ने जवाब दिया। लेकिन बोलते ही नंदिनी को तुरंत एहसास हुआ कि उसके कहने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे अपने साथ बिस्तर पर आने का न्योता दे रही हो। रणवीर ने बस उसकी तरफ एक नज़र देखा और अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी की तरफ चला गया। उसने नंदिनी को दूध का गिलास पीते हुए देखा। अपना गिलास वापस मेज पर रखने से पहले रणवीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। नंदिनी बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। धुंधला सा वो पुराना सपना। ऐसा लगा मानो उसे फिर से वही बहुत ही अजीब सपना आया हो। सपने में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था और एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत ही कम उम्र की लग रही थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन फिर भी उसकी एक हल्की सी साफ रूपरेखा नजर आ रही थी। वह खुशी खुशी झूले पर झूल रही थी। छोटे भाई, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। ठीक है छोटी बच्ची, अगर तुम इससे ज्यादा ऊपर गई तो नीचे गिर जाओगी। उस छोटी बच्ची के पीछे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वह उस बच्ची को झूला झुलाने में मदद कर रहा था। तुम कैसी हो छोटी बहन? क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हो? हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे पास रहे। उस छोटी बच्ची की साफ और मीठी आवाज़ हवा में गूंज उठी। ये बहुत ही मासूम और बेपरवाह आवाज़ थी। ठीक है, छोटा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सर्द रात और गर्माहट भरा एहसास। आधी रात को रणवीर चौहान अपने बगल में सो रही नंदिनी की वजह से जाग गया। उसे नहीं पता था कि वह कैसा सपना देख रही थी, लेकिन वह बिस्तर पर हल्की सी कसमसा रही थी।
रणवीर हमेशा से बहुत सतर्क रहने वाला इंसान था, इसलिए वह आहट पाते ही एक पल में जाग गया। उसने बेडसाइड लैंप जलाया और नींद में बेचैन उसका वह खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों में उतर आया। उस खामोश रात में मानो वह किसी जादू के वश में हो गया हो। उसकी उंगलियां नंदिनी के चेहरे पर उतरी और बड़े प्यार से उन्हें सहलाने लगी, उसकी आंखों से लेकर उसकी नाक तक और फिर उसके होठों तक। उसकी उंगलियों ने अनजाने में ही उसके होठों को सहलाया, जो उसे और भी ज्यादा नर्म और मादक लग रहे थे। उसके होठों को देखते ही रणवीर की आंखें गहरी हो गईं। उसकी ठंडी आंखों में सुकून का एक अजीब सा एहसास उभर आया। ये बहुत अजीब था कि नंदिनी इतनी शांति से उसके पास सो गई थी। वह पलटा और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। नंदिनी ने नींद में ही अनजाने में थोड़ा संघर्ष किया और फिर उसका पूरा शरीर उसके मजबूत सीने से सट गया। वह उसकी गिरफ्त में कैद होकर रह गई और सुकून से सोती रही। सुबह की उलझन और कामुक नज़ारे। अगली सुबह जब नंदिनी ने अपनी आंखें खोलीं तो अपने हाथों में महसूस हो रही किसी दूसरे शरीर की गर्माहट से वह सन रह गई। तुम जाग गईं। उसके कानों में एक भारी और आकर्षक आवाज़ गूंजी, जिससे नंदिनी एक बार फिर से चौंक गई। कोई अचरज नहीं कि मुझे इतनी अच्छी नींद और इतना आराम महसूस हो रहा था। तो असल में मेरे पास एक इंसानी तकिया मौजूद था। रणवीर चौहान, यह अभी तक गया क्यों नहीं? उसने देखा कि वह लगभग उसके शरीर से पूरी तरह चिपकी हुई थी। उसका एक पैर रणवीर के पेट पर रखा था और उसके खुद के कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त थे। नंदिनी का दिमाग मानो फटने वाला था। वह रात को सोते समय ब्रा नहीं पहनती थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि कल रात? नंदिनी को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने जो सोचा था वह गलती से बड़बड़ाते हुए उसके मुंह से बाहर निकल गया था। तब रणवीर को भी याद आया कि कैसे रात भर उसका नंदिनी का सीना उसके सीने से सटा हुआ था। उसकी सांसों के उतार चढ़ाव के साथ उसकी गहरी क्लीवेज एक बेहद आकर्षक और मादक रूप ले रही थी। वह दूधिया सफ़ेद थी। हाँ, तुम्हारा सीना मेरे सीने से सटा हुआ था, रणवीर ने बेबाकी से जवाब दिया। रणवीर की नज़रों में थोड़ी सी तपिश और कामुकता आ गई थी और उसके इन सीधे शब्दों ने नंदिनी की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। सुबह की उलझन और वो जाना पहचाना सपना। उद्धरण चिन्ह। तुम? नंदिनी राजपूत जल्दी से उसके शरीर से उतरी। उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी, उसने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए। तुम? बिस्तर इतना बड़ा था, फिर वह रणवीर चौहान के ऊपर कैसे गिर सकती थी? तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कल रात तुम खुद खिसक कर मेरे पास आ गई थी। रणवीर चौहान ने कंबल हटाया और बिस्तर से नीचे उतर गया। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। नंदिनी जानती थी कि उसके सोने का तरीका थोड़ा अजीब था, इसलिए उसे भी खुद पर शक होने लगा। ओह! नंदिनी ने खामोशी से अपनी नज़रें चुरा लीं और बस उसकी चौड़ी पीठ को जाते हुए देखती रही। गनीमत थी कि रणवीर चौहान में अब उसके लिए थोड़ा ज्यादा धैर्य आ गया था और वह पहले जितना बदमिजाज नहीं रहा था। वरना कल रात ही उसने पक्का उसका हाथ तोड़ दिया होता। जब उसने कल रात के बारे में सोचा तो वह अचानक आया सपना एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठा। उस छोटी बच्ची की वह मासूम आवाज़ अभी भी उसके ज़हन में गूंज रही थी और साथ ही वह जाना पहचाना सा बगीचा भी। एक पल के लिए वह लगभग ये तय ही नहीं कर पाई कि यह महज एक सपना था या फिर कोई ऐसी हकीकत जो अतीत में सच में घट चुकी थी। नंदिनी कुछ देर तक गहरी सोच में बिस्तर पर ही लेटी रही और फिर उठकर तैयार होने चली गई। छूटा हुआ सामान। रणवीर चौहान पहले ही काम पर जा चुका था। जैसे ही नंदिनी सीढ़ियों से नीचे आए, उसकी मुलाकात शांति ताई से हुई जो जल्दबाजी में उसी तरफ आ रही थी। वह हड़बड़ाहट में लगभग उससे टकरा ही गई थी। अरे छोटी बहूजी, आप उठ गईं। शांति ताई, क्या हुआ? कहीं देविका और आयशा ने फिर से कोई नया तमाशा तो खड़ा नहीं कर दिया? ऐसी बात नहीं है, शांति ताई ने जवाब दिया। बात बस इतनी है कि कल मैंने उनका सामान पूरी तरह पैक नहीं किया था। आज सुबह मालकिन श्रीमती चौहान ने मुझे उस गेस्ट रूम की सफाई करवाने को कहा जहां वे माँ बेटी रुकी थीं। मुझे उस कमरे में कुछ छूटा हुआ सामान मिला है। मुझे नहीं पता कि वह उनके लिए ज़रूरी है या नहीं। कैसा सामान? नंदिनी शांति ताई के पीछे पीछे ऊपर गई और उसने पूरी बात पूछी। कुछ खास नहीं है, बस एक गहनों का डिब्बा है। मेरी इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नंदिनी कमरे में दाखिल हुई और उसने एक कोने में रखा वह गहनों का डिब्बा देखा। वह थोड़ा पुराना लग रहा था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। मैं बाद में किसी से कहकर इसे देविका के पास भिजवा दूंगी। अगर उसकी वह महान माँ इस गहनों के डिब्बे का बहाना बनाकर फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करने आ गई तो नंदिनी के पास उस जहरीली माँ बेटी से लड़ने का कोई मूड नहीं था। शांति ताई ने सिर हिलाया और वहां से चली गईं। सोने का कंगन और एक पुराना राज। नंदिनी ने अपने हाथ में रखे उस डिब्बे को देखा और लापरवाही से उसे खोल दिया। उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक शुद्ध सोने का कंगन रखा था। यकीनन देविका को अभी तक एहसास नहीं हुआ होगा कि उसका ये कंगन गायब है, वरना वह अब तक धमकी देते हुए इसे मांगने दरवाजे पर आ चुकी होती। उसने उस सोने के कंगन को उठाया और उसे ध्यान से देखा।
उसने महसूस किया कि सोने की चमक और रंग बहुत ही बेहतरीन था। उस पर एक कविता भी उकेरी गई थी, काश जिंदगी हमेशा वैसी ही आनंदित नंदिनी होती जैसी हमारी पहली मुलाकात थी। नंदिनी ने उस कविता को पढ़ा और मानो उसे उकेरने वाले इंसान के दर्द को महसूस कर सकती थी। काश जिंदगी हमेशा वैसी ही आनंदित नंदिनी होती जैसी हमारी पहली मुलाकात थी। आनंदित नंदिनी। उसने अचानक अपने नाम को इस कविता से जोड़कर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका नाम इसी कविता से प्रेरित होकर रखा गया हो? नंदिनी ने एक अजीब सी नज़र से देखते हुए उस सोने के कंगन को वापस डिब्बे में रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद नंदिनी ने डिब्बा बंद किया और उसे वापस उसकी पुरानी जगह पर रख दिया। तभी नीचे से शांति ताई ने उसे आवाज़ दी, छोटी बहू जी, नाश्ता तैयार है। बेशर्मी की हद और नाश्ते की मेज़। नंदिनी ने जवाब दिया और नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ गई जहां श्रीमती चौहान बैठी थीं। लेकिन उसे ये देखकर भारी हैरानी हुई कि आयशा राजपूत भी वहीं मौजूद थी। उसने नंदिनी को देखते ही बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात नंदिनी। नंदिनी इस औरत आयशा के बेशर्मी और ढीठपन की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। कल रात इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वह यहाँ ऐसे बैठी थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। नंदिनी, आओ और नाश्ता कर लो। पिछली रात की घटना के बाद नंदिनी के प्रति श्रीमती चौहान का रवैया काफ़ी बदल गया था। उनके उस हमेशा सख्त रहने वाले चेहरे पर अब एक प्यार भरी मुस्कान थी। शुक्रिया माँ जी। नंदिनी बेहद शालीनता से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने अपनी पीठ सीधी की और बड़ी नज़ाकत से अपना नाश्ता करने लगी। मीठी छुरी और जलन की आग। चौहान खानदान से तुम्हारा क्या काम है? नंदिनी के इस ठंडे लहजे से आयशा राजपूत के चेहरे के भाव कुछ पल के लिए सख्त हो गए। हालांकि उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली। कुछ ही दिनों में मैं चौहान साहब के साथ विदेश में एक प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां हुई हैं। मुझे डर था कि तुम कहीं कुछ गलत न सोच लो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता देना सही समझा। उसे डर था कि मैं कुछ गलत सोच लूँगी। सच तो ये था कि वह चाहती थी कि मैं इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर परेशान हूँ, है ना? नंदिनी ने बेहद शालीनता और खामोशी से अपनी प्लेट का खाना खाया और बेरुखी से उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। आयशा को कोई गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह बगल में खड़ी होकर एक बेचारी और लाचार मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। श्रीमती चौहान ने नंदिनी की तरफ देखा और समझाया, नंदिनी, तुम जानती हो कि रणवीर कैसा है। जिस औरत से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वह उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। काम के मामलों को लेकर तुम उसे गलत मत समझना। उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस पति पत्नी के रिश्ते में आए सुधार को देखा था। अब जब उनका रिश्ता अभी भी एक नाजुक डोर से बंधा था, तो वह नंदिनी को रणवीर के बारे में कोई भी फालतू गलतफहमी पालने नहीं देना चाहती थीं। भले ही वह अब आयशा से नफरत करती थीं, लेकिन आयशा की व्यावसायिक काबिलियत को खुद प्रताप चौहान ने भी सराहा था। इसलिए श्रीमती चौहान को उम्मीद थी कि नंदिनी काम और निजी जिंदगी के बीच का फर्क समझ पाएगी। माँ जी, मुझे पता है। नंदिनी को आयशा से सख्त नफरत थी। अब जब उसने जानबूझकर या अनजाने में ये दिखावा किया था कि वह रणवीर के करीब रहने वाली है, तो नंदिनी उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। आयशा बहुत हैरान होने का नाटक करते हुए जानबूझकर पूछने लगी, क्या चौहान साहब ने तुम्हें नहीं बताया कि वे बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? करारा जवाब और जाने का हुक्म। आयशा राजपूत, तुम अभी भी मेरे सामने इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह की औरत हो? झगड़ा और दरार पैदा करने के तुम्हारे इन घिसे पिटे तरीकों को तो मैं सदियों पहले ही छोड़ चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयशा ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि नंदिनी श्रीमती चौहान के सामने इतनी बेबाकी से उसकी बेइज्जती करेगी। नंदिनी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बहुत हो गया आयशा। अगर और कोई काम नहीं है तो तुम अब जा सकती हो। मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ और रुकने नहीं दूंगी। श्रीमती चौहान ने उसे जाने का हुक्म दिया और उनके चेहरे के भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। आयशा इस बार सबक सीख चुकी थी और तुरंत जाने के लिए खड़ी हो गई। उसका ये पाखंडी रूप देखकर नंदिनी को सख्त चिढ़ हो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। दीदी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। आयशा को बिल्कुल यकीन नहीं था कि नंदिनी अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी वो सौम्य और परवाह करने वाली छवि बनाए रखी। ठीक है, असली चेहरा और रईस औरतों के ताने। श्रीमती चौहान ने कोई एतराज़ नहीं किया। जैसे ही दोनों बहनें दरवाजे से बाहर निकलीं, आयशा के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने नंदिनी को जहरीले गुस्से से घूरा, नंदिनी राजपूत, भले ही उस कार एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा हो और तुम अब पहले जैसी बेवकूफ़ नहीं रही हो, लेकिन मुझसे लड़ने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। अगर मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन सकती हूँ, तो मैं कदम दर कदम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकती हूँ। दीदी, मैंने तो कभी आपसे लड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। मासूमियत और शराफत का नाटक करना किसे नहीं आता?
मेरे सामने ये नाटक करना बंद कर। आयशा ने ठंडी हंसी हंसी और बगीचे से बाहर जाने लगी। तभी जब उसने कुछ रईस औरतों और अमीर घर की लड़कियों को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और उस पर वही सौम्यता छा गई। चौहान खानदान में अक्सर रईस औरतें अपने बच्चों के लिए उनसे कोई रिश्ता जोड़ने की खातिर आया जाया करती थीं। जब नंदिनी ने देखा कि उसने कितनी तेजी से अपना रंग बदला है तो उसका सच में उसके इस अभिनय के लिए ताली बजाने का मन कर रहा था। अरे क्या ये वही आयशा राजपूत नहीं है? उस रईस औरत ने आयशा को साफ पहचान लिया था जिसने कल रात अपना इतना बड़ा तमाशा बनाया था। जब उसने नंदिनी को बगल में खड़े देखा तो वह छोटी बहू को मक्खन लगाने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने आयशा का मजाक उड़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छोटी बहू जी, मुझे तो लगा था कि आपकी बहन थोड़ी शर्मो-हया वाली होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की की चमड़ी शहर की किसी दीवार जितनी मोटी होगी। कल के तमाशे के बाद भी इसमें आपके घर आने की हिम्मत है। आज मुझे आखिरकार समझ आ गया कि एक बेशर्म और नीच औरत होना क्या होता है। शर्मिंदगी और एक शातिर चाल। मजाक उड़ाए जाने पर आयशा राजपूत के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। श्रीमती आहूजा, मेरी माँ ने सच में कल अपना आपा खो दिया था। मैं यहाँ अपनी बहन से माफ़ी मांगने आई हूँ। चूंकि आयशा ने खुद ही यह बात मान ली थी इसलिए श्रीमती आहूजा उसका और मजाक नहीं उड़ा पाईं। उन्होंने बस आयशा को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। इस नाजुक और बेचारी दिखने वाली लड़की को अगर कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि नंदिनी एक बेचारी और मासूम लड़की पर जुल्म कर रही है। नंदिनी ने उसके गोरे और खूबसूरत चेहरे को देखा और खामोशी से अपने होठों को सिकुड़कर मुस्कुराए। आयशा अभी भी आगे की तरफ चल रही थी और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नंदिनी ने अपना पैर उठा लिया था और अब वह मजबूती से उसकी ड्रेस के पिछले हिस्से पर पैर रखे हुए थी। अगले ही सेकंड अचानक सबको कपड़े फटने की एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। कुछ रईस औरतें ये देखकर सन रह गईं कि आयशा की ड्रेस उसके सीने के पास से फट गई थी जिससे उसका सफ़ेद जिस्म दिखने लगा था। आयशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपने सीने को ढकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। हालांकि जैसे ही उसने अपने ही कपड़ों को खींचा उसके कूल्हों के पास के कपड़े एक बार फिर से बुरी तरह फट गए। यहाँ तक कि उसके अंडरगारमेंट्स भी सबके सामने पूरी तरह से नजर आने लगे। इतने सारे लोगों के सामने हर कोई हक्का बक्का रह गया। नकाब उतरना। पल भर में आयशा का चेहरा लाल से सफ़ेद पड़ गया, मानो वह किसी कलर पैलेट की तरह सदमे में रंग बदल रही हो। चेहरा लाल होने के बाद वह हरे और सफ़ेद रंग में बदलने लगा और वह अपने गले से निकलने वाली चीख को लगभग रोक ही नहीं पा रही थी। उसके आसपास बहुत से लोग थे और उनमें से कई आयशा को घूर रहे थे। आयशा को अपने सीने में एक तेज़ दर्द और शर्मिंदगी महसूस हुई। खासकर कुछ आदमियों ने उस पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। आयशा को लगा जैसे वह पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी। ये नज़ारा बेहद उत्तेजक और कामुक हो गया था। नंदिनी राजपूत, तुम ये क्या कर रही हो? आयशा के चेहरे का वह नकाब आखिरकार नंदिनी ने पूरी तरह से फाड़ दिया था। उसका हमेशा सौम्य रहने वाला चेहरा अब शर्म और गुस्से से लाल था। वह बस नंदिनी को जिंदा चबा जाना चाहती थी। ये सब क्या चल रहा है? बाहर का शोर सुनकर शांतिताई श्रीमती चौहान के पीछे पीछे बाहर देखने आईं। उन्होंने देखा कि आयशा कांपते हुए खुद को अपनी फटी हुई ड्रेस में लपेटने की कोशिश कर रही है। शांतिताई उसकी इस दयनीय हालत पर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। श्रीमती चौहान का चेहरा बहुत ही भद्दा और गुस्से से भर गया। आखिरकार ये चौहान हवेली थी। क्या आयशा ने चौहान हवेली को कोई कोठा समझ रखा था जहां वह अपना जिस्म दिखा रही थी? श्रीमती चौहान, यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अपने कपड़े बदलो, श्रीमती चौहान ने घृणा से कहा। बर्बाद इज्जत और एक नया सफ़र। जब आयशा ने श्रीमती चौहान की नज़रों में अपने लिए बढ़ती हुई घृणा देखी तो उसका मन किया कि वह इस सब की जिम्मेदार नंदिनी को जिंदा फाड़ डाले। ये सब नंदिनी की वजह से ही हुआ था कि श्रीमती चौहान ने उसे बार बार तिरस्कार भरी नज़रों से देखा था। सालों से उसने जो चीज़ें बड़ी मुश्किल से हासिल की थीं उन्हें नंदिनी ने बस ऐसे ही बर्बाद कर दिया था। आयशा की आंखें लाल थीं। उसने नौकरानी द्वारा दी गई एक ड्रेस ली और भागकर बगल के कमरे में चली गई। नंदिनी ने हैरान खड़ी उन रईस लड़कियों और आपस में कानाफूसी कर रही औरतों को देखा। उसके होठों के किनारों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। आज सुबह की इस घटना के बाद अपर क्लास समाज में आयशा की इज्जत और भी ज्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। इस बेहतरीन तमाशे को देखने के बाद नंदिनी अपनी कार लेकर हवेली से बाहर निकल गई। कार में उसे रणवीर चौहान के बारे में कुछ याद आया। आयशा ने कहा था कि वह रणवीर कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया था। शायद उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए उसने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। जल्द ही वह मुस्कान फिर से गायब हो गई। एक सर्द कॉल। रास्ते में उसका फ़ोन बजा। नंदिनी ने स्क्रीन पर देखा और पाया कि यह रणवीर चौहान का कॉल था। उसने अपना ब्लूटूथ ईयरपीस लगाया और ठंडे लहजे में पूछा, क्या बात है?
दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नंदिनी को लगा जैसे उसने दूसरी तरफ से बस उसके सांस लेने की आवाज़ सुनी हो। उसने फिर से पूछा, क्या बात है? रणवीर इस वक्त अपने ऑफिस में था। उसके सेक्रेटरी ने पहले ही देश से बाहर जाने की फ़्लाइट बुक कर ली थी। शुरुआत में जब सेक्रेटरी ने अपने बॉस को देखा था तो वे अच्छे मूड में लग रहे थे। हालांकि अब अचानक उनके आसपास का माहौल कई गुना सर्द और भारी हो गया था। कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? रणवीर को लगा कि हाल ही में वह उससे बहुत नरमी से पेश आ रहा था, जिसकी वजह से वह अपने पति को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगी थी। नंदिनी ने उसकी धीमी, दांत पीसती हुई आवाज़ सुनी। यह आवाज़ सर्द और खतरनाक थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि यह आदमी फिर से गुस्सा हो गया है। फोन पर भड़कता ज्वालामुखी। नंदिनी राजपूत हमेशा से जानती थी कि रणवीर चौहान का गुस्सा बहुत ही खौफनाक होता है। वह पहले से ही अंदाज़ा लगा सकती थी कि जब वह इतनी ठंडी और भारी आवाज़ में बात कर रहा था तो उसके चेहरे के भाव कितने भयंकर होंगे। अगर उसकी जगह कोई कमज़ोर दिल वाली औरत होती तो वह उसकी इस खौफनाक आवाज़ को सुनकर ही डर के मारे मर जाती, जो ऐसा लग रहा था मानो सीधे नरक की गहराइयों से निकल कर आ रही हो। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब फ़ोन रख रही हूँ। नंदिनी अभी अभी आयशा राजपूत को सबक सिखाकर आई थी और उसका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही उसे रणवीर पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। क्या वह आज किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर नहीं जाने वाला था? वह आयशा जैसी महान सुंदरी के साथ जा रहा था, फिर भी उसके पास मुझे कॉल करने का वक्त और मूड कैसे था? नंदिनी राजपूत, मेरा फ़ोन काटने की जुर्रत मत करना। सुबह तो वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसका लहजा रत्ती भर भी सही नहीं लग रहा था। चौहान साहब, अगर आपको कुछ कहना ही है तो क्या आप सिर्फ औरतों को डांटना ही जानते हैं? नंदिनी ने अपनी कार एक तय जगह पर पार्क की और बड़े ही शांत अंदाज में कार से बाहर निकल आई। रणवीर ने उसे कार का इंजन बंद करते हुए सुना। उसने अपने शर्ट के कुछ बटन खोले और सख्ती से पूछा, तुम कार चलाकर कहाँ गई हो? नंदिनी ने अभी जो कहा था उसकी वजह से रणवीर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अपनी शर्ट के कुछ बटन खोलने के बाद उसकी वह घुटन भरी जलन आखिरकार थोड़ी कम हुई। क्या चौहान साहब ने मुझे खास तौर पर मेरा शेड्यूल ट्रैक करने के लिए कॉल किया है? आप इतने व्यस्त इंसान हैं और फिर भी आप मुझ जैसी मामूली औरत पर ध्यान देने का वक्त निकाल रहे हैं। नंदिनी ने ताना मारा। बाहरी लोग आयशा राजपूत के चरित्र के बारे में चाहे जो भी कहें, लेकिन आयशा के व्यावसायिक दिमाग और उसकी काबिलियत का जादू अभी भी बहुत से लोगों पर छाया हुआ था। रणवीर चौहान भी शायद आयशा के बारे में ऐसा ही सोचता होगा, है ना? शक और पाबंदियां, अजीब बात है, क्या बकवास कर रही हो तुम? रणवीर पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ और उसका लहजा और भी ज्यादा सर्द और गहरा हो गया। तुम कहाँ गई हो? क्या तुमने कोई दूसरा आदमी ढूंढ लिया है? क्यों? क्या चौहान साहब अब मेरी आज़ादी पर भी पाबंदी लगाने वाले हैं? रणवीर ने एक गहरी सांस ली और उसकी सांसें और भी बर्फीली हो गईं। तो मैं सही था, तुम किसी दूसरे आदमी से मिलने गई हो। तुमने मेरे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही हो? रणवीर, जो शुरुआत में शांत था, अब गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे लगा था कि पिछली बार जब उन्होंने साथ खाना खाया था तो उसने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया था। उसका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए नंदिनी को किसी और के साथ होने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। नंदिनी को समझ नहीं आया कि रणवीर इस सवाल को लेकर इतना पागल क्यों हो रहा था। वह जानती थी कि उसके पास उसे बताने के लिए कुछ खास नहीं है और वह फ़ोन पर उससे बहस नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी खुद की नई कंपनी में हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी जिससे आपकी इज्जत नीलाम हो तो खुद आकर मेरी जासूसी कर लीजिए। नंदिनी ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने दूसरी तरफ से फ़ोन कटने की आवाज़ सुनी। लानत है, इस आदमी का मिजाज सच में हमेशा की तरह नखरेबाज और अजीब है। नया ठिकाना और नई पहचान। नंदिनी के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान उभर आई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपना फ़ोन वापस अपने बैग में रखा और सीधे सुशांत और कबीर के ऑफिस की तरफ चल दी। चीफ, बॉस, कमाल कर दिया चीफ। महज कुछ ही दिनों में अपर क्लास समाज में तुम्हारी उस पाखंडी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। कबीर ने एक अखबार आगे खिसकाते हुए कहा। हालांकि आयशा राजपूत खुद अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। सतर्क रहना ही बेहतर है। हाँ, मैं जानती हूँ। कबीर चौहान खानदान की हर हरकत पर पैनी नज़र रखे हुए था। बीती रात की दावत के बारे में कुछ मीडिया हाउस ने पहले ही यह खबर छाप दी थी कि कैसे आयशा राजपूत श्रीमती चौहान की बहन होने का रुतबा दिखाती फिर रही थी। ये कहा जा सकता था कि मीडिया ने सरेआम उसका मजाक उड़ाया था। आयशा राजपूत के बारे में शुरुआत में लोगों की राय ये थी कि उसकी बहन नंदिनी ने एक रईस खानदान में शादी की है,
जबकि आयशा अपनी खुद की काबिलियत और ताकत के दम पर मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ रही है, और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि वह भविष्य में खुद अपने दम पर किसी रईस घराने को टक्कर दे सके। लेकिन अब उसकी यह सारी महान छवि मिट्टी में मिल चुकी थी। मीडिया का पलटवार और आयशा की बदनामी। कल रात की दावत में आयशा राजपूत की उन शर्मनाक हरकतों की वजह से मीडिया और आम जनता की नज़रों में उसकी छवि पूरी तरह से गिर गई थी। इसके बजाय वे चौहान खानदान की नई बहू नंदिनी के शानदार रूप और उसकी शालीनता को देखकर बेहद सुखद आश्चर्य में थे। जैसा कि उम्मीद थी, एक रईस खानदान में ब्याही गई लड़की का रुतबा और अंदाज सच में सबसे अलग था। रातों रात लोगों की राय पूरी तरह से बदल चुकी थी। पाखंड का पर्दाफाश ये साबित हो गया था कि आयशा राजपूत की प्रेरणादायक देवी वाली पुरानी छवि महज एक दिखावा और नाटक थी। घटिया इरादे, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने अपनी ही छोटी बहन के पति रणवीर चौहान पर बुरी नज़र डाली। बाकी सब बातों को किनारे भी रख दें तो भी नंदिनी के चरित्र पर सरेआम उंगली उठाने और झूठी अफवाहें फैलाने के पीछे यकीनन उसके बहुत ही घटिया और छुपे हुए इरादे थे। जनता का गुस्सा। लोग सोच रहे थे कि वे पहले कितने अंधे थे। वे कैसे मान सकते थे कि आयशा अपनी बहन छोटी बहू से बेहतर है। टच, रईसों की दुनिया सच में बहुत गंदी है। ऐसी पाखंडी औरतें हर जगह मौजूद हैं। उस कार एक्सीडेंट के बाद से आयशा 2 बार अखबारों की सुर्खियों में आ चुकी थी, और इन दोनों ही बार उसने अपनी नकारात्मक और घटिया खबरों से जनता की नज़रों में अपनी इज्जत पूरी तरह नीलाम कर ली थी। ये केवल जाह्नवी चौहान और आयशा राजपूत के लिए ही अविश्वसनीय नहीं था, बल्कि आयशा को भी लगने लगा था कि नंदिनी का बर्ताव बहुत अजीब और खतरनाक हो गया है। अब आयशा में किसी भी बड़े इवेंट में शामिल होने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर था कि कहीं फिर से सरेआम उसका मजाक न बन जाए। बीता हुआ कल और आज का सच। नंदिनी ने मीडिया द्वारा छापी गई इन खबरों के बारे में सुन लिया था। आजकल की मीडिया को रईस और मशहूर हस्तियों की गॉसिप छापने में बड़ा मजा आता था। उसे याद भी नहीं था कि वह अपने अतीत में कितनी बार इन अखबारों का मजाक बन चुकी थी। पहले पत्रकारों द्वारा लिखे गए हर लेख में सिर्फ नंदिनी की कमियों का मजाक उड़ाया जाता था। पिछले जन्म में लोग कहते थे कि उसने ज़रूर अपनी पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो उसे चौहान खानदान जैसी जगह में शादी करने का मौका मिला। बाद में नंदिनी चाहे अनजाने में कोई छोटी सी भी गलती कर दे, मीडिया हमेशा उस पर हंसती थी। अतीत में अपर क्लास समाज के लिए नंदिनी महज एक बहुत बड़ा मजाक थी। लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। अब दूसरों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का स्वाद चखने की बारी आयशा राजपूत की थी। रॉयल रोड के नए सपने। मैं कल से इंटरनेशनल डायरेक्टिंग क्लास में जाना शुरू करूंगी। इस दौरान कंपनी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर ही होगी। नंदिनी ने देखा कि यह कंपनी, जिसे अभी महज एक छोटा सा एंटरटेनमेंट वर्कशॉप माना जा सकता था, धीरे धीरे काम करना शुरू कर रही थी। उसे इन दोनों सुशांत और कबीर की काबिलियत पर 120% भरोसा था। जाओ, यहाँ की फिक्र हम पर छोड़ दो, कबीर ने अपने सीने पर गर्व से हाथ थपथपाते हुए वादा किया। एक दिन हमारी यह रॉयल रोड भी धीरे धीरे उसी तरह चमकेगी जैसे अतीत में बॉस आर्यन चमका करते थे। वह नाम उनके लिए कभी महज एक नाम नहीं, बल्कि उनका विश्वास हुआ करता था। नंदिनी के होठों पर एक मुस्कान छा गई और उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थमा और उनके दिलों में भावनाओं का एक अजीब सा सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल डायरेक्टर क्लास और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी देर तक बातचीत की। जल्द ही दोपहर हो गई। सुशांत ने अपनी घड़ी देखी और कहा, चलो एक साथ चलकर खाना खाते हैं। पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका खाना काफ़ी अच्छा है। अरे वाह, आखिरकार हमें खाना नसीब होगा। मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी है कि मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक गया है। कबीर ने थोड़ा नाटक करते हुए अपने शरीर को खींचा और नंदिनी और सुशांत के पीछे पीछे बाहर निकल गया। एक खौफनाक टक्कर और रणवीर की एंट्री। जैसे ही नंदिनी दरवाजे से बाहर निकली, उसने बस नुक्कड़ पार ही किया था। अगले ही पल एक बेहद महंगी और शानदार काली कार पागलों की तरह रफ्तार भरती हुई ठीक उसके सामने आ गई। जमीन से रगड़ खाकर कार के टायरों से एक भयानक और तेज चीख निकली। नंदिनी, बचकर। सुशांत के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी बांह पकड़कर उसके रास्ते में ढाल बनकर खड़ा हो गया। कबीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ कदम पीछे हटते हुए उन दोनों को खींचकर पीछे कर लिया। असल में जिस दूरी पर कार रुकी थी उससे किसी को चोट नहीं पहुंचती। वह लग्जरी कार रुक चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों वह अचानक फिर से चालू हो गई। ब्रेक की एक और खौफनाक चीख के साथ वह कार सीधे बगल में खड़ी एक दूसरी कार से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा थोड़ा पिचककर मुड़ गया। ये भयानक नज़ारा देखकर आसपास से गुजर रहे कुछ राहगीरों के मुंह से चीख निकल गई। कबीर के चेहरे पर एक गहरी दरार उभर आई और उसका चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल हो गया। वो मेरी कार है, इस कमीने की तो। जैसे ही कबीर उस कार के मालिक से लड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उस काली कार का दरवाज़ा खुला।
रणवीर चौहान कार से बाहर निकला और अपनी उन दिल दहला देने वाली स्याह और गहरी आंखों से सीधे नंदिनी को घूरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह अपने लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। बेकाबू तूफान और एक अजनबी एहसास। ये नज़ारा कहीं से भी अचानक सामने आ गया था। नंदिनी राजपूत को लगा कि उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची है, या यूं कहें कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसका दिमाग ठीक से सोच नहीं पा रहा था और वह बस अनजाने में उसकी हरकतों का पालन कर रही थी। उसके सामने मौजूद ये रणवीर चौहान अब वह शांत, आत्मनियंत्रित, गंभीर और संयमी इंसान बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वह इस वक्त बहुत ही आवेगी और भड़कने वाला लग रहा था। सच कहा जाए तो वह थोड़ा जंगली और बेतहाशा जुनून से भरा हुआ था। नंदिनी लगभग टूटने की कगार पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने अपने अंदर के इस खूंखार और कामुक रूप को कब जगा लिया था। श्रीमती चौहान, एक अच्छी बच्ची बनो और अब से चुपचाप मेरे पास रहो, ठीक है? उसके कान और चेहरे के किनारे पर एक गर्म और बेहद करीब एहसास वाला किस उतरा, जो उसे कदम दर कदम उस नर्म बिस्तर की ओर पीछे धकेल रहा था। उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। रणवीर चौहान, और करीब मत आओ। मेरे पास अब पीछे जाने की जगह नहीं है। वह एक एक कदम पीछे हट रही थी और उसे रोकने के लिए केवल उसके कंधे थपथपा सकती थी। हालांकि वह आदमी साफ तौर पर उसकी एक नहीं सुनने वाला था। बिस्तर पर हावी होते हालात। रणवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दबाजी में उसकी गर्दन पर पड़ा हीरे का हार खोल दिया। उसकी पीठ की जिप पहले ही टूट चुकी थी। नंदिनी को लगा कि उसका शरीर ढीला पड़ गया है और उसकी ड्रेस सरककर जमीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ी और उसे नर्म बिस्तर पर पटक दिया। वह अपने शरीर में भड़क रही उस भयानक आग को अब और नहीं रोक पा रहा था और पूरी तरह से नंदिनी के शरीर पर हावी हो गया। नंदिनी आखिरकार होश में आई। उसने अनजाने में ही खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह रणवीर के पैरों के बीच कैद हो चुकी थी। वह उसकी मजबूत छाती को तेजी से ऊपर नीचे धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। तुम क्या कर रहे हो रणवीर चौहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब नंदिनी आखिरकार बोलने लायक हुई तो उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही अचानक और डरावना था। वह फिलहाल इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बेशक मैं वही कर रहा हूँ। मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने हमेशा किया है, लेकिन यह मैंने कभी नहीं किया। उसने एक बार फिर उसकी गर्दन के किनारों को चूमा और धीरे धीरे अपने होंठ नीचे की ओर ले गया। नंदिनी की त्वचा कहीं से भी बच नहीं पाई थी। वह सब उसकी झुलसा देने वाली तपिश से मानो जल रही थी। किसी को ये देखने की जरूरत नहीं थी कि उसकी गर्दन पर कितने लव बाइट्स पीछे छूटने वाले थे। उसके पूरे शरीर से आ रही वह आक्रामक आभा बहुत ही जंगली और बेलगाम थी। उसने जानबूझकर उसे इस तरह से छुआ कि नंदिनी के मुंह से सिसकियां निकलने पर मजबूर हो गई। नंदिनी की वह सुरीली और कांपती हुई आवाज़ उसके कानों में शहद की तरह घुल रही थी। उसकी हरकतें और भी ज्यादा पागलपन भरी होती जा रही थीं। नशीली दवा का असर और एक चौंकाने वाला मोड़। रणवीर चौहान, शांत हो जाओ। उसकी हरकतें बेहद आक्रामक, तेज और जंगली थीं। नंदिनी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और केवल उसके उग्र जुनून में खुद को डुबोने के लिए मजबूर थी। मैं शांत नहीं हो सकता, मुझे अंदर आने दो। नंदिनी ने देखा कि उसके कपड़े एक एक करके उतर रहे थे। तब जाकर नंदिनी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रणवीर चौहान, तुम्हें क्या हो गया है? कुणाल चौहान ने मुझे कोई नशीली दवा दे दी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी, मुझे आने दो। कुणाल चौहान, क्या यह आदमी नशीली दवा के असर से इतना बेकाबू हो गया है? उसकी उन उग्र हरकतों के नीचे नंदिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। जब उसने एक मोटे कपड़े को महसूस किया तो रणवीर ने खुद को एक हाथ से सहारा दिया और अपनी भारी आवाज में पूछा, यह क्या चल रहा है? यह क्या है? उसकी शर्ट उसके शरीर पर ढीली लटक रही थी। उसके बाल भी नंदिनी द्वारा पूरी तरह से बिखेर दिए गए थे, जो उसके इस कामुक रूप में थोड़ा और जंगलीपन जोड़ रहे थे। नंदिनी धीरे धीरे अपने होश में आई। मैं तुम्हें अभी बताना भूल गई थी, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। रणवीर चौहान, इस नाजुक मौके पर उसके पीरियड्स आ गए? तो फिर मेरी मदद करो। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी और वासना भरी हुई थी जब उसने आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ा। उस चीज को छूते ही नंदिनी इतनी घबरा गई कि वह तुरंत अपना हाथ वापस खींचने के लिए मचल उठी और बुरी तरह से संघर्ष करने लगी। लानत है, यह इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसका हाथ! आहा, नंदिनी को लगा कि उसका दिमाग अब फट जाएगा। वह उस चीज को कैसे छू सकती थी? दुर्भाग्य से रणवीर ने उसे जाने नहीं दिया। उसके हाथ के उस एहसास ने नंदिनी की रातों की नींद और भी बुरी तरह से उड़ाने का इंतजाम कर दिया था। खौफनाक एंट्री और जलता हुआ दिल। उसी पल नंदिनी राजपूत को एक बेहद मजबूत और खौफनाक मर्दाना आभा अपनी ओर तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। अगले ही सेकंड रणवीर चौहान वहां पहुंच चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे सुशांत के पास से खींच लिया।
नंदिनी का पूरा शरीर उसके मजबूत सीने से जा टकराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर को अचानक अपने सामने देखकर नंदिनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसने नहीं कहा था कि वह आज शहर से बाहर जा रहा है? फिर उसके पास आने का वक्त और मूड कैसे आ गया? क्या तुमने ही मुझे यहाँ आकर तुम्हारी जासूसी करने को नहीं कहा था? रणवीर ने एक सर्द हंसी हंसी और बेहद खौफनाक और धमकी भरे लहजे में कहा, नंदिनी राजपूत, तुम तो सच में कमाल हो। तुम एक आदमी ढूंढने निकली थी और तुमने एक साथ दो दो ढूंढ लिए। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसकी औरत उसके हाथों से फिसलकर भागने वाली थी। उसे अब ऐसा लग रहा था मानो कोई सरेआम उसे धोखा दे रहा हो और उसके स्वाभिमान को कुचल रहा हो। वह साफ तौर पर किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह आकर्षक था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली वह खतरनाक आभा बता रही थी कि वह इस वक्त किस कदर चिड़चिड़ा और बेकाबू हो चुका था। जब सुशांत और कबीर ने ये देखा तो वे सब कुछ समझ गए। यह आदमी जो इतना खौफनाक लग रहा था, यकीनन उनका बॉस का मौजूदा पति होना चाहिए। यह मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके साथ निबाह करना आसान नहीं होगा। बचकानी जिद और खौफनाक अल्टीमेटम। आदमी ढूंढने निकली थी। जब नंदिनी ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ इसलिए सच में उसकी जासूसी करने आ जाएगा क्योंकि उसने फ़ोन पर गुस्से में उसे ऐसा करने की चुनौती दी थी। कितना बचकाना इंसान है। कौन आदमी ढूंढ रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। नंदिनी खुद पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में उसके मुंह से तू तड़ाक जैसे शब्द भी निकल गए। हालांकि जब उसने ऐसे रूखे शब्द कहे तब भी ऐसा लगा मानो वह बस बेपरवाही से बोल रही हो और इससे ज़रा भी फूहड़पन या बदतमीजी का एहसास नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताओ, तुम इन दो आदमियों के साथ कहाँ जा रही हो? रणवीर की आंखें सिकुड़कर एक लकीर सी बन गईं, लेकिन उसके आसपास खतरे और ठंडक का एक गहरा एहसास था। नंदिनी राजपूत, मैं तुम्हें मेरा गुस्सा शांत करने के लिए 1 मिनट का वक्त देता हूँ। क्या शांत करूँ? मैं इसका गुस्सा क्यों शांत करूँ? क्या इस आदमी को सच में लगता है कि मैंने इसे धोखा दिया है? अगर मैं शांत नहीं हुआ तो नंदिनी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। रणवीर चौहान एक बर्फीली हंसी हंसा, मानो वह उसे वहीं जिंदा मसल देना चाहता हो। उसकी आंखें किसी ब्लैक होल की तरह गहरी थीं, मानो वे अगले ही सेकंड किसी को भी अपने अंदर खींच लेंगी। जबरदस्ती का वो चुंबन। सुशांत जानता था कि रणवीर ने उन दोनों और नंदिनी के बीच के रिश्ते को लेकर कुछ गलतफहमी पाल ली है। वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। वह बॉस आर्यन नंदिनी के पिछले जन्म को तब से जानता था जब वह बहुत छोटा था। अब वह नंदिनी सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक भाई जैसी थी। उसे पहले ही कबीर और उसके सुशांत के परिवार का हिस्सा माना जा सकता था। रणवीर। नंदिनी ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि रणवीर ने उसे रोक दिया। वह अचानक उसके मुंह से किसी दूसरे आदमी के बचाव में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। वह सब उसे और भी ज्यादा बुरा महसूस कराता। उसकी आंखें स्याही की तरह गहरी हो गईं और उसने बेहद आक्रामक और सीधे तरीके से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वह अब बस इतना चाहता था कि इन दोनों आदमियों के सामने उस पर अपना हक जताए। उसके मर्दाना शरीर की मादक खुशबू ने नंदिनी को पूरी तरह से घेर लिया था। उसकी सांसों में उसके पुदीने और तंबाकू की हल्की सी महक घुली हुई थी। इस अचानक हुए हमले ने नंदिनी के दिमाग को सुन्न कर दिया और वह पल भर के लिए कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही। सन खड़े दर्शक। इस अचानक हुए नज़ारे से सिर्फ नंदिनी ही सन नहीं थी, कबीर और सुशांत उससे भी ज्यादा हक्के बक्के रह गए थे। उनके दिमाग में धीरे धीरे बस दो ही शब्द उभरे, जबरदस्ती किस। वे दोनों इस झगड़े को सुलझाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। असल में सुशांत साफ तौर पर देख सकता था कि रणवीर चौहान बुरी तरह जल भुन रहा था। आज चाहे सुशांत हो या कबीर, जो भी नंदिनी के साथ होता, रणवीर अभी भी जलन की उसी आग में जल रहा होता जिसमें वह अब जल रहा था।